नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 जुलाई को बलबीर सिंह जी के आरटीआई के अपील में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो जवाब भेजा गया है उसमें यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता ना तो आरटीई एक्ट के मूल अधिनियम में कहीं लिखा है और न ही इसे किसी संशोधन द्वारा उन शिक्षकों पर टेट को लागू किया गया है। अर्थात अभी तक जो ऐसा माना जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर 1 सितंबर 2025 का और 29 मई 2026 का निर्णय सुनाया था वो गलत साबित हुआ। अर्थात 2017 के संशोधन का कहीं ऐसा उद्देश्य नहीं है कि टेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को सभी सेवारत शिक्षकों पर भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर दिया जाए। पिछले कई महीनों से यह जो विसंगति बनी हुई थी और लोगों के मन में यह चल रहा था कि 2017 के संशोधन में आखिर सरकार ने कैसे इसे सभी शिक्षकों पर लागू कर दिया, जिसकी सूचना ना तो शिक्षकों को दी गई और ना ही राज्य सरकारों को। वो अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। सरकार ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि उस संशोधन का ऐसी कोई मंशा नहीं थी। इसका सीधा अर्थ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन की गलत व्याख्या करके इसे सभी सेवारत शिक्षकों पर भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस आधार पर 1 सितंबर के निर्णय में इस कानून के दायरे से बाहर जाकर टेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता सभी सेवारत शिक्षकों पर लागू कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से इस कानून की गलत समीक्षा करते हुए इस कानून में संशोधन का प्रयास किया है जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से बाहर है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है? इसे हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे देश में संसदीय प्रणाली की अवधारणा है जिसमें स्पष्ट रूप से कार्यकारी, विधायी और न्यायिक कार्यों की शक्तियों का पृथक्करण किया गया है और हमारे देश के संविधान में भी इसका कई जगह उल्लेख मिलता है। संसद या राज्य विधानसभाओं का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उस कानून को लागू करना तथा न्यायपालिका का काम है कि उस कानून की समीक्षा करना और उसकी संवैधानिकता की जांच करना। भारत के संविधान के अनुसार देश में किसी भी कानून को बनाने या उसमें संशोधन करने का विशेष अधिकार केवल संसद को प्राप्त है और राज्य में यह विधानसभाओं को प्राप्त है। यदि संसद या राज्यों के विधानसभा कोई ऐसा कानून बनाती है जो भारत के संविधान के मूल भावना का या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा कर सकता है। न्यायालय के पास उस पूरे कानून को या उसके कुछ हिस्सों को असंवैधानिक घोषित या रद्द करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि देश में किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोई कानून उपलब्ध नहीं है और जनता के अधिकारों के रक्षा के लिए वह जरूरी है तो सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर सकती है और सरकार को यह निर्देश दे सकती है कि इस संबंध में उचित कानून बनाया जाए। जब तक संसद उस पर कोई औपचारिक कानून नहीं बनाती है तब तक सुप्रीम कोर्ट का वो गाइडलाइन कानून के जैसा ही कार्य करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में कई बार गाइडलाइन जारी किया और सरकार को यह निर्देश भी दिया कि इस पर कानून बनाने और इसे लागू करने पर विचार किया जाए। इसी प्रकार यौन उत्पीड़न के खिलाफ विशाखा गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी कार्यों को खुद करने लगेगी, खुद कानून बनाने लगेगी या किसी कानून में खुद संशोधन करने लगेगी। यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून में उचित संशोधन के लिए संसद को दिशा निर्देश तो जारी कर सकती है लेकिन वो खुद उस कानून में संशोधन नहीं कर सकती है या कोई ऐसा नया कानून
नहीं बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट को एक और अधिकार प्राप्त है, वो है किसी कानून की व्याख्या करने का अधिकार। कई बार कानूनों के शब्दों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट उस कानून की उचित व्याख्या करती है। यह व्याख्या इस आधार पर किया जाता है कि आखिर कानून बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। इस संबंध में वो संसद की कार्यवाही का भी सहारा ले सकती है और उस कानून के मूल उद्देश्यों के हिसाब से उसकी व्याख्या करती है, न कि अपनी मर्जी से। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून में उसकी व्याख्या की आड़ में उस कानून में ऐसा कोई फेरबदल नहीं कर सकता है जो अप्रत्यक्ष रूप से उस कानून में संशोधन जैसा प्रतीत होता हो, जो उस कानून के मूल उद्देश्य को ही बदल दे। 1 सितंबर 2025 के अंजुमन इसात केस के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यही बड़ी गलती हो गई है। आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोवाइजो की इस तरह व्याख्या की गई है जो इस कानून का उद्देश्य कभी रहा ही नहीं। प्रोवाइजो में लिखे एवरी टीचर का ओपन अर्थ निकालकर इस कानून के उद्देश्य को ही बदल दिया और इसे भूतलक्षी प्रभाव से सभी सेवारत शिक्षकों पर लागू कर दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। आरटीई एक्ट के किसी भी प्रावधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि टेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता इस एक्ट से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर भी लागू कर दिया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट से बड़ी चूक हुई है, इसलिए यह क्यूरेटिव पिटीशन के लिए एक फिट केस माना जाता है। लेकिन यदि क्यूरेटिव पिटीशन में कुछ सावधानियां नहीं बरती गई तो उसमें भी घातक परिणाम आने की संभावना हो सकती है। इसकी विस्तृत चर्चा हम किसी अगले अंक में करेंगे। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।